नमस्ते, मैं गर्वित रावत। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कक्षीय परिवर्तन, जिसमें हमने देखा कि कैसे वाहन अपने कक्षा को बदलते हैं अंतरिक्ष में, और इसी में हमने देखा था फिर ओबर्ट इफेक्ट और होमन ट्रांसफर जैसे चीज। इस पार्ट में हम देखेंगे सुगम अवतरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सॉफ्ट लैंडिंग। तो अवतरण तो लैंडिंग हो गया। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब सिर्फ ये होता है कि जब भी हम वाहन को बैठाएं धरातल पे, तो उसको प्यार से बैठाएं। ये नहीं कि वो पत्थर के माफिक गिरे, नहीं तो फिर वो दुर्गम अवतरण हो जाएगा या फिर क्रैश लैंडिंग या हार्ड लैंडिंग। और उसमें क्या होता है कि वाहन का नाश हो जाता है और वो सूचना भेजने लायक नहीं रहता। तो जैसे हम अपने चंद्रयान मिशनों को देख लें, तो चंद्रयान 1 में इसरो ने एक उपग्रह का हार्ड लैंडिंग किया था, दुर्गम अवतरण किया था, कि उन्होंने एक उपग्रह को छोड़ दिया था और वो सीधे जाके चांद के धरातल पे जाके लगा और टूट गया, और पहुंचते पहुंचते उसने जितना सूचना भेजना था वो भेज दिया। अब चंद्रयान 2 का मिशन जो था वो था सुगम अवतरण का। तो इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सुगम अवतरण दुर्गम अवतरण से बहुत बहुत ज्यादा कठिन होता है। तो यहां पे एक फर्क और एक चीज समझना जरूरी है। जैसे कि मान लो कोई अंतरिक्ष से वाहन धरती पे आ रहा हो, तो उसका भी हम सुगम अवतरण करवाते हैं, पर उसको इस प्रकार से सुगम अवतरण नहीं माना जाता, क्योंकि धरती में क्या है, वायुमंडल। तो वायुमंडल का फायदा उठाया जाता है, तो फिर उसको हम एरो ब्रेकिंग कहते हैं, या फिर वायु घर्षण का फायदा उठा के गति में अवरोधन करना। और जैसे कि होता है, पहले तो वायुमंडल में आते ही कोई भी वाहन वो अपने ही वायु को लग के ही घर्षण की वजह से थोड़ा उसका अवरोधन हो जाएगा, उसका स्पीड कम हो जाएगा, और धरती पे लगते लगते हम फिर पैराशूटों का इस्तेमाल करके उसका सुगम अवतरण करवा सकते हैं। तो रॉकेट तकनीक में, रॉकेट इंजीनियरिंग में जब हम सुगम अवतरण की बात करते हैं, तो हम असल में ऐसे बात करते हैं कि कोई ऐसा ग्रह हो जहां पे कोई वायुमंडल ना हो, और उस पे कैसे बिठाया जाए, क्योंकि उसमें लगता है बहुत ज्यादा कला और बहुत ज्यादा तकनीक। बल्कि ये कहा जा सकता है कि पूरे टेक्नोलॉजी की पूरी दुनिया में सबसे कठिन काम होता है किसी भी वाहन का सुगम अवतरण कराना ऐसे ग्रह पे जहां वायुमंडल ना हो, जैसे चांद। और जब चांद की बात है, तो हम इस पाठ में चांद का ही उदाहरण लेके सुगम अवतरण को एक्सप्लेन करेंगे, और चंद्रयान 2 मिशन को ही हम कि एग्जाम्पल के उदाहरण के तौर पे लेंगे, जिससे हमें समझ में आए। तो चलो पहले तो सुगम अवतरण चांद पे थोड़ा सा इसका इतिहास देखते हैं। तो सुगम अवतरण सबसे पहले इसका कोशिश की थी सोवियत संघ ने। तो जनवरी 1960 में सोवियत संघ के सरकार ने योजना पास कर दिया, अप्रूव कर दिया कि अब हम चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग के लिए एक वाहन भेजेंगे, और इसको कहा गया था लूना सीरीज या फिर लूना श्रृंखला, जहां लूना का मतलब चांदी होता है रूसी में। तो जनवरी 1963 से दिसंबर 1965 उन्होंने 11 कोशिशें की। फ्रॉम जनवरी 1963 टू दिसंबर 1965 11 अटेम्प्ट्स वर मेड। 11 कोशिशें की और सारे के सारे असफल रहे। पर फाइनली जाके 31 जनवरी 1965 31 जनवरी 1965 में लूना 9 वो सफल हुआ, और वो पहला वाहन था पूरी दुनिया में जिसने चांद पे सुगम अवतरण किया। उससे पहले के जो 4 थे, लूना 5, लूना 6, लूना 7, लूना 8, सारे के सारे क्रैश लैंड हुए, हार्ड लैंडिंग हुआ, वो सारे नष्ट हो गए थे। इससे थोड़ा पता चलता है कि ये कितना कठिन है। और उस वक्त कई अखबारों ने भी ये बात मानी कि मानवता के इतिहास में ये जो है, ये टेक्नोलॉजी के एक ऐसा अचीवमेंट है जो मानवता के इतिहास में कभी पहले हुआ नहीं है। ठीक है, तो जब चंद्रयान 2 असफल हुआ, तो इसमें बिल्कुल भी कोई शर्म की बात नहीं है। बल्कि सच बताएं तो अगर चंद्रयान 2 सफल हो जाता पहली बार में, तो मुझे पर्सनली लगता कि कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं है, कहीं ये हमसे झूठ तो नहीं बोल रहे, क्योंकि ये चीजें ऐसे आसान नहीं है, और इसको हम अभी देखेंगे क्यों। तो सबसे पहले चांद के बारे में कुछ चीजें देखते हैं।
तो चांद में जो पलायन गति होती है जिसको कहते हैं एस्केप वेलोसिटी, तो पलायन गति वो गति होती है जिसमें मतलब कोई भी वस्तु को अगर आपने उस गति में पहुंचा दिया तो वो उस ग्रह की गुरुत्वाकर्षण को छोड़ देगा, वो कभी वापस नहीं गिरेगा उस ग्रह पे। तो जैसे कि धरती पे हमारे पृथ्वी का पलायन गति है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर कोई भी चीज इस रफ्तार तक पहुंच गई तो फिर वापस धरती पे नहीं आएगी। इसी तरह से जो चांद की पलायन गति है वो है 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब पलायन गति दो तरफ काम करती है। पलायन गति का मतलब ये भी है कि अगर बहुत दूर से, मान लो करोड़ों करोड़ों किलोमीटर दूर से अगर आपने कोई पत्थर या कोई वस्तु धरती की तरफ छोड़ दिया तो धरती पे पहुंचते पहुंचते गति पकड़ती रहेगी, उसका त्वरण होगा, एक्सेलरेशन होगा, और जब वो धरती पे लगेगी तो उसकी गति बिल्कुल पलायन गति के बराबर ही होगी, 11.2। इसी तरह से आप समझ लीजिए कि अगर आपने चांद पे बहुत दूर से कुछ छोड़ा तो वो भी पहुंचते पहुंचते वहां की गति हो जाएगी 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब याद रखें 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड बहुत ज्यादा होता है, मतलब कि समझ लो 20-25 क्रिकेट के फील्ड हैं वो पार कर रहा है प्रति सेकंड। तो उसको ऐसे वस्तु या वाहन को रोकना, और वो भी सुगम तरीके से कि मतलब कुछ उसमें नाश ना हो, कुछ टूटे वूटे ना, तो ये बहुत ही कठिन होता है। तो अब देखते हैं कि जो पहला सफल सुगम अवतरण था सोवियत संघ ने जो किया था, ये था लूना 9 उपग्रह। तो इन्होंने क्या तरकीब लगाई थी, इससे हमको थोड़ा सा आइडिया होगा कि कितना कठिन होता है ये। और ये 11 बार असफल रहे थे, और पिछले जो 4 थे वो सारे के सारे वहां धरती पे लग के, मतलब चांद पे लग के ही टूट गए थे, क्योंकि वो नहीं रोक पाए थे इसको, या फिर नहीं बना पाए थे इस तरह से कि ये नष्ट ना हो लगने पे। तो आप इसमें देखिए ये जो है पूरा उपग्रह ये गया था चांद पे, पर जो ऊपर का जो हिस्सा है ना, ये जो एक तरह का जो बॉल है ना ऊपर, यही है जो लूना 9 था। इसी के अंदर उन्होंने इसको बंद करके रखा हुआ है, इसको सुरक्षित रखा हुआ है सिर्फ इसी के अंदर, ठीक है। और जो बाकी जो उपग्रह है, जो बाकी वाहन है, वो उसने मतलब चांद पे लग के नष्ट हो जाना था, सिर्फ ये वाला बचना था जो ऊपर का भूरे रंग का जो एक बॉल है, ठीक है। तो क्या होता है कि इसमें जब लास्ट में जब ये जाके गिर रहा है चांद के ऊपर, ठीक है, तो पहले तो इसमें वो मतलब कि ज्वलन लगेगा, उल्टा ज्वलन जो रेट्रो रॉकेट्स कहते हैं, कि थोड़ा सा उसकी गति को रोकेगा। फिर इसके नीचे सेंसर लगाए थे कि जैसे ही वो चांद के पास पहुंचेगा तो विस्फोट लगेगा इस बॉल को नीचे से, तो बॉल ऊपर को कूदेगा, मतलब ऊपर को तेजी से जाएगा। तो जैसे पूरा वाहन गिर रहा है, बॉल उल्टा जाएगा, तो वो गति एक दूसरे को काट देंगे। तो जो बॉल है ना, जिसके अंदर उनका लूना 9 है, वो बच जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। उसके बाद ये जो बॉल का जो कवच है जो बाहर का, फिर उसमें एक्सप्लोजिव्स थे, विस्फोटक थे जो फटके खुल जाएंगे, और फिर जो अंदर का उपग्रह है लूना 9 का जो है, जिसमें सारे उनके सेंसर्स वगैरह है, सारी यांत्रिकी उसके अंदर है, और जिससे उनको सूचना मिलनी थी, वो फिर खुल के अपना काम कर सकता है। पर इसमें एक और भी समस्या थी कि बॉल तो बॉल है, और फिर कहते हैं कि जब ये, और बॉल को बहुत हाई प्रेशर में डाल रखा था, और मतलब कि उस वक्त की बेस्ट टेक्नोलॉजी से, कि मतलब कि ये चांद के धरती पे लगे भी तो ये फटे ना, टूटे ना। और कहते हैं कि ये बॉल ही मतलब कूद कूद के पता नहीं कितने किलोमीटर दूर चली गई थी वाहन से, जमीन पे चांद पे लगने के बाद। पर इसमें एक और समस्या भी थी कि मान लो बॉल तो मान लो कहीं जाके रुक गई, ठीक है, पर जो नीचे जो अंदर लूना 9 का उपग्रह है, हमें चाहिए कि वो सही मतलब अपने पीठ पे खुले, ये नहीं कि पेट पे खुल रहा है, कि मुंह के बल खुल रहा है, कि कहां है, तो फिर वो चलेगा नहीं। मतलब आप गाड़ी तो पहुंचा दी, पर गाड़ी अगर उल्टी है तो क्या फायदा होगा। तो फिर इन्होंने क्या तरकीब लगाया, इन्होंने जो ये जो पूरा बॉल का मतलब बनावट है, उन्होंने उसको एक इस प्रकार से बनाया जैसे खिलौने होते हैं ना, ये रोली पोली खिलौने कहते हैं इनको, मतलब इनको धक्का भी मारो फिर भी ये वापस खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जो उन्होंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, जो इसका गुरुत्व केंद्र है, वो बहुत नीचे रखते हैं कि वो जानबूझ के कि आप टेढ़ा भी करो तो वो सीधे हो जाते हैं। इसी प्रकार से उन्होंने बॉल बनाई थी कि जब भी ये बॉल रुकेगा अपने आप ही मतलब इस तरह से रुकेगा कि उपग्रह हमेशा मतलब उसका मुंह ऊपर की तरफ रहेगा, कि वो जब खुलेगा तो सूचना भेज सकता है। तो मतलब छोटे छोटे चीजें समझने पड़ते हैं, देखने पड़ते हैं। तो ये बहुत कमाल की चीज थी। और
तो ये था पूरा लूना 9 की कहानी। मतलब इसी दौरान मतलब अमेरिका ने भी कोशिश किया था, वो भी असफल रहे। उन्होंने उनके रेंजर मिशन सीरीज थे, तो 1962 में या कुछ उन्होंने कोशिश की थी ऐसे ही चांद पे मतलब कोई चीज भेजने की कि मतलब कि वो टूटे ना। तो उन्होंने लकड़ी के बॉल में रखा था, बालसा का लकड़ी है, बालसा वुड, पर वो भी मतलब नष्ट हो गया, उनको कोई कुछ फायदा नहीं हुआ। तो ये है बेसिकली थोड़ा सा आपको समझाने के लिए कि कितना कठिन है। ठीक है, तो अब असल में जैसे हमने कहा था कि चांद का जो पलायन गति है 2.38, कहने का मतलब है कि अगर आपने कोई भी चीज बहुत दूर से जैसे धरती से और या चांद की तरफ आपने छोड़ा और वो चांद की तरफ गिरने लगा, तो अंतिम जो गति पहुंचेगा उसका वो होगा 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड। पर जब हम वाहन भेजते हैं तो वो गति थोड़ी कम होती है, क्योंकि पहले वाहन को एक कक्षा में डाला जाता है। ज्यादातर सारे मतलब अमेरिकी लोग, इसरो भी यही करता है और रूस ने भी ये किया, वो उसको 100 किलोमीटर की ऊंचाई के वृत्त आकार में के कक्षा में डालते हैं चांद पे। ठीक है, तो वहां से जब कोई वस्तु गिरता है तो फिर उसकी गति होती है करीब 1.7 किलोमीटर प्रति सेकंड जब वो चांद के धरातल पे पहुंचेगा। तो थोड़ा सा समझने के लिए कि 1.7 किलोमीटर प्रति सेकंड पे कोई अगर वाहन या वस्तु है और उसको रोकना है तो कितना कठिन है। तो आपका डेल्टा वी कितना लगेगा अगर आपको 1.7 किलोमीटर प्रति सेकंड चीज को अगर आपको स्थिर करना है, उसको रोकना है, तो फिर डेल्टा वी बेशक आपको उल्टी दिशा में देना पड़ेगा उतना ही, 1.7 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब मान लो जो आपका जो उपग्रह है जो आप भेजना चाहते हो, जो चांद का पे आप सुगम अवतरण करना चाहते हो, उपग्रह हो या जो भी वाहन हो, रोवर कहते हैं उनको, तो मान लीजिए उसका कोई मतलब वजन है 500 किलो, मतलब छोटी गाड़ी से भी कम वजन है और अक्सर इतना ही वजन के होते हैं। शायद जो चंद्रयान 2 का जो प्रज्ञान रोवर कहते हैं, जो प्रज्ञान वाहन था जिसने उतरना था चांद पे, उसका भी तकरीब इतना ही वजन था। तो अब हम देखते हैं कि ऐसे वस्तु की गतिक ऊर्जा कितनी है। 500 किलो की चीज है जो 1.7 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जा रहा है, तो हमारी गतिक ऊर्जा कितनी होगी? हम लगाएंगे कौन सा फॉर्मूला, हाफ mv²। तो यहां देख लीजिए, हाफ और m का है 500 किलो और v है 1700 मीटर प्रति सेकंड और उसका हम करेंगे वर्ग, और जब इन सब का गुणा करेंगे तो हमारा निकलता है 7.2 इंटू 10⁸ जूल्स। ठीक है, अब देखिए इसको समझने के लिए, अगर हम अपने धरती पे मान लो बहुत ऊंचाई से अंतरिक्ष से आपने एक पत्थर छोड़ दिया और वो धरती की तरफ गिरने लगा, तो जब वो जमीन तक पहुंचेगा तो उसकी क्या गति होगी? तो उसकी गति बढ़ेगी पर एक पॉइंट के बाद नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो इसको कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, है ना, या फिर समापी गति कहते हैं इसको, कि मतलब क्योंकि वायु घर्षण इतना हो जाता है कि उस गति को अवरोधन करके फिर उसकी गति बढ़ती नहीं है एक पॉइंट के बाद, और वो गति जो है टर्मिनल वेलोसिटी या समापी जो गति होती है धरती पे, वो होती है 50 मीटर प्रति सेकंड, सिर्फ 50 मीटर प्रति सेकंड। मतलब इसका ये हुआ कि अगर आपने कभी भी कोई भी वस्तु को मान लो हवाई जहाज से भी फेंका, वो 50 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ही गिरता है, और अब सोचो वो कितना तेज लगता है जब गिरता है। तो अब सोचो कि 1.7 किलोमीटर प्रति सेकंड कितना होता है। ठीक है, तो मान लो कि कोई वस्तु है, ठीक है, जो 50 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जा रहा है या फिर गिर रहा है आसमान से। अब हम पूछते हैं कि अगर उसकी गतिक ऊर्जा उतनी ही करनी है 7.2 इंटू 10⁸ जूल्स, तो उसका वजन कितना होना, कितना भार होना चाहिए, उसका मास कितना होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी बहुत सरल है, सिर्फ वो हाफ mv² लगाओ, उसको बराबर करो 7.2 इंटू 10⁸ जूल्स के, और यहां हमारा v है 50। ठीक है, और तो हमारा m निकलता है 578 टन, 578 टन, 578 टन। ठीक है, तो अगर जैसे 4.25 टन का वजन होता है एक हाथी का, तो ये करीब 150 हाथियों का टन है, 150 हाथियों का वजन है। कहने का मतलब यह है कि अगर मान लो आपने किसी हवाई जहाज से, ठीक है, 150 हाथी का एक वाहन है और आपने उसको हवाई जहाज से छोड़ दिया और वो गिर रहा है धरती की तरफ तेजी से, 150 हाथी उसके अंदर,
ठीक है। तो और अगर आपको उसको रोकना है अपने मतलब रॉकेट से, तो आपको उतना ही ऊर्जा लगेगा जितना आपको चांद पे 500 किलो की चीज को रोकना हो जो 107 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जा रहा हो। तो इससे मतलब हमको थोड़ा अंदाजा आता है कि ये कितना मुश्किल होता है, ठीक है, कितनी टेक्नोलॉजी जाती है और मतलब कि ये रॉकेट कितने शक्तिशाली होते हैं। अच्छा, तो फिर चांद पे जो सुगम अवतरण है उसको समझने के लिए हमको फिर से अपना होमन स्थानांतरण देखना पड़ेगा, जो हमने पिछले पाठ में देखा था। तो होमन स्थानांतरण क्या था? वो ये था कि कक्षीय परिवर्तन कैसे होता है अगर आपको एक वृत्ताकार से दूसरे वृत्त आकार में जाना हो। और पिछले पाठ में उदाहरण के लिए हमने ऐसा लिया था कि जो शुरुआती वृत्ताकार है वो छोटा था। हमने कहा था वो ऊंचाई है मान लो धरती से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पे, और उसको हमको ले जाना है किसी 35,000 या कोई बड़े कक्षा वृत्ताकार के कक्षा की ऊंचाई पे ले जाना है। तो कैसे करते हैं? तो पहले तो हमारा एक ज्वलन होता है वृत्ताकार में, उससे क्या होता है हमारा ट्रांसफर ऑर्बिट बनता है, यानी स्थानांतरण कक्षा, जो अंडाकार अब आकार का होगा। और उसके बाद दूसरा ज्वलन लगता है जिससे हम उस अंडाकार कक्षा को सर्कुलराइज करते हैं या फिर उसको वृत्त बनाते हैं। तो 2 ज्वलन लगते हैं। अब होमन स्थानांतरण में क्या खूबी यह है कि अगर आपको उल्टा करना है, इसका बिल्कुल विपरीत करना है, यानी कि आपका पहला कक्षा बड़ा वृत्ताकार में है और आपको उसको छोटा करना हो, तब भी बिल्कुल वही लगेंगे, 2 ज्वलन लगेंगे, पर इस बार क्या होगा वो उल्टी दिशा में लगेंगे। तो उल्टा ज्वलन लगेगा जिसको हम क्या कहते हैं? रेट्रोबर्न, विपरीत ज्वलन, ठीक है। तो पहले जो हमने एग्जाम्पल देखे थे जिसमें मतलब छोटे कक्षा से बड़े में जा रहे हो, तो हम हमेशा ज्वलन ऐसे देते हैं अपने गति के दिशा में। कहने का मतलब है कि हम अपनी गति को बढ़ा रहे हैं, है ना। तो ज्वलन पीछे की ओर से देंगे, यहां ज्वलन अब आगे की ओर से देंगे अपनी गति को कम करने के लिए, ठीक है। तो मान लो कि अब आप उल्टा है कि पहले आप बड़े कक्षा में हो वृत्ताकार के और अब आपको छोटे वृत्ताकार के कक्षा में स्थानांतरण करना हो, होमन स्थानांतरण। तो पहले आप उल्टा ज्वलन दोगे, एक रेट्रोबर्न दोगे, उससे क्या होगा अब आपका कक्षा अंडाकार हो जाएगा, दीर्घवृत्त हो जाएगा। और फिर जब आप अपने उपभू पे हो तभी आप दूसरा ज्वलन दोगे जिससे आप और स्लो हो जाओ और धीरे से हो जाओ, और उतना ही धीरे रखना, उतना ही ज्वलन देना, उतना ही आपको अपना गति परिवर्तन या फिर डेल्टा वी करना है जिससे कि आप एक वृत्ताकार में आ जाओ, ठीक है। तो अगर आपको इसका गणित देखना है तो पिछले हमने उदाहरण में ऐसे किया था, याद है कि अगर हमारा 100 किलोमीटर की ऊंचाई पे हम धरती से पृथ्वी से और हमको 35,000 किलोमीटर की ऊंचाई के वृत्ताकार कक्षा में डालना हो, तो हमने देखा था कि हमारा कुल डेल्टा वी आता है करीब 3.96 यानी करीब 4 किलोमीटर प्रति सेकंड का डेल्टा वी लगेगा। अगर हम इसका बिल्कुल उल्टा उदाहरण दें जो यहां पे है, तो आप देखोगे कि उसका जो पूरा गणित है वो बिल्कुल बराबर रहेगा। फर्क बस ये है कि जो आपका पहला ज्वलन है वो मतलब कि बड़े वाले कक्षा में होगा और दूसरा ज्वलन होगा जब आप अपने उपभू पे हो, अपने अंडाकार कक्षा के, तो बिल्कुल बराबर आएंगे दोनों। और बस ये है कि जो मतलब कि पहला वाला ज्वलन जो था हमारे पहले उदाहरण में वो था 2.48 और फिर दूसरा था 1.48। इसमें क्या होगा कि पहला वाला ज्वलन होगा 1.48, वो भी विपरीत ज्वलन उल्टी दिशा में, और फिर दूसरा ज्वलन होगा 2.48। बस ज्वलन का जो मतलब अमाउंट है वो सेम ही रहेगा, पर वो बदल जाएगा, उनका सीक्वेंस बदल जाएगा। कहने का मतलब यह है कि ये दोनों कक्षा में जो होमन स्थानांतरण करना है, जो आपको कक्षा में परिवर्तन लाना है, बिल्कुल उतना ही डेल्टा वी लगेगा, ठीक है। तो दोनों तरफ चलता है। तो इसी चीज का उपयोग होगा जब हम अपना चांद पे अवतरण करेंगे, ठीक है। तो अब ये है चांद, अब इसके कुछ गुण अलग हैं, जैसे इसका जो अर्धव्यास है वो है 1738 किलोमीटर, 1738 किलोमीटर, और म्यू की वैल्यू इसकी अलग होगी, है ना, जो हमारे पृथ्वी की है। तो जो अर्थ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था या फिर जो गुरुत्वीय प्राचल है जो पृथ्वी का, वो अलग है। यहाँ पे चांद का गुरुत्वीय प्राचल होगा, वो होगा 4.9 इंटू 10⁻12 मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे आप देख सकते हो। और जब 100 किलोमीटर की ऊंचाई पे हो अगर आप चांद से,
तो फिर आप अपना ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो जो हमारा वृत्ताकार का है। तो 100 किलोमीटर की ऊंचाई हमने इसलिए पकड़ रखी क्योंकि इसरो 100 किलोमीटर की ऊंचाई पे ही अपना पहला चांद का कक्षा डालता है अपने उपग्रह को और फिर वहीं से छोड़ता है कि वो अवतरण करे। ठीक है, और ये इसरो भी करता है, नासा भी करता है और सोवियत संघ भी करता है। ये 100 किलोमीटर की ऊंचाई उनको ठीक लगता है। तो वहीं पे वहां पे हम कैलकुलेट करेंगे तो 1.63 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति होगी आपके उपग्रह की, आपके वाहन की इस वृत्ताकार के कक्षा में चांद से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पे। अब पहला जो अब हम अपने फॉर्मूला लगा सकते हैं वो अंडाकार वाले फॉर्मूला लगा सकते हैं कि हमको अब क्या चाहिए कि इसको वृत्ताकार से अब होमन स्थानांतरण करेंगे और इसको हमें अंडाकार कक्षा में डालना है। अंडाकार कक्षा कैसे होगा? जिसका उपभू बिल्कुल चांद के धरातल पे हो और अपभू बिल्कुल इसी वृत्ताकार कक्षा पे हो। तो यहां पे आप कैलकुलेट करोगे तो आपको एक रेट्रोफायर या विपरीत ज्वलन देना पड़ेगा सिर्फ 0.02 किलोमीटर प्रति सेकंड का। एक बार वो धीरे हो गया वाहन उस कक्षा में तो क्या होगा, बेशक वो चांद की ओर गिरने लग जाएगा एक अंडाकार कक्षा में। और फिर जैसे ही वो चांद पे पहुंचेगा तो समझो कि ये चांद के बिल्कुल सरफेस को स्किम करेगा, मतलब कि बिल्कुल उतना ही हमने परफेक्ट कर रखा है कि वो बिल्कुल चांद के धरातल पे ही उसका उपभू है। बिल्कुल वहां पे हम एक और विपरीत ज्वलन देंगे और वहां पे इसकी गति है 107 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो विपरीत ज्वलन देंगे 107 किलोमीटर प्रति सेकंड का और फिर हम चांद पे अवतरण कर लेंगे, सुगम अवतरण। इसलिए हमने पहले उदाहरण में बताया था कि 107 किलोमीटर प्रति सेकंड की आपको जरूरत पड़ेगी, मतलब उस वाहन को रोकने के लिए, क्योंकि वो 100 किलोमीटर की ऊंचाई के वृत्ताकार से जब हम छोड़ते हैं तो 107 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ही वो चांद पे पहुंचता है। तो अगर हमारा टोटल डेल्टा वी हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो आएगा 1.72 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो इस प्रकार से होता है चांद अवतरण। ठीक है, तो मतलब कि पहले उसको एक कक्षा में डालते हैं, एक वृत्ताकार कक्षा में डालते हैं और चंद्रयान 2 का जो हम हिसाब देख रहे हैं, चंद्रयान 2 का ही हम उदाहरण ले रहे हैं। तो पहले उसको एक लूनर ऑर्बिट या फिर एक चांद कक्षा में डाला जो वृत्ताकार का कक्षा है, 100 किलोमीटर की ऊंचाई चांद के जमीन से, और फिर वहां से उसका अवतरण किया। तो पहले हमने विपरीत ज्वलन दिया जिससे वो अब अपने स्थानांतरण कक्षा में जाएगा जो अंडाकार है, और उस अंडाकार कक्षा का उपभू ऐसे होगा कि वो बिल्कुल चांद के धरातल को छुएगा और वहां पे फिर हम दूसरा विपरीत ज्वलन देंगे और वहां पे उसको हम बैठा देंगे और फिर इस प्रकार से अवतरण होता है। ठीक है, तो अब हम इसको अगर देखेंगे कि पूरा का पूरा कैसे होता है, कि इसका पूरा पथ कैसे बनता है, कि मतलब कि चांद पे सुगम अवतरण करने के लिए पूरी यात्रा किस तरह से बनती है। तो पहले तो आपका रॉकेट धरती पे होगा, आपको उसको कोई डेल्टा वी देना पड़ेगा। क्या करने के लिए? पहले तो उसको एक वृत्ताकार या कोई भी कक्षा में डालना है आपको। कहा? निम्न पृथ्वी कक्षा में। तो हम फिर वो अपना उदाहरण लेते हैं, 100 किलोमीटर की ऊंचाई पे एक वृत्ताकार कक्षा निम्न पृथ्वी कक्षा में हमने डाला है और उसमें आपका डेल्टा वी आता है करीब 9.3 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और वहां पे आपकी गति कितनी होती है? वहां पे गति होती है 7.84। ये हमने पहले के उदाहरण में भी इसका ग्रहण कर रखा है। और अब आप पूछोगे कि फिर डेल्टा वी 9.3 क्यों आता है? क्योंकि हमने पहले भी समझाया था कि क्योंकि हवा का भी प्रभाव होता है जिसकी वजह से डेल्टा वी थोड़ा ज्यादा लगता है, और फिर एक और गुरुत्वीय फैक्टर होता है, ग्रेविटेशनल फैक्टर, उससे भी थोड़ा सा ज्यादा लगता है। करीब 9.3 किलोमीटर प्रति सेकंड का डेल्टा वी लगता है किसी भी वाहन को या रॉकेट को निम्न पृथ्वी कक्षा में एक वृत्ताकार में डालने के लिए। तो यहां से शुरू होती है हमारी कहानी कि अभी हमारा वाहन है 7.84 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से वृत्ताकार में घूम रहा है निम्न पृथ्वी कक्षा में, और हमको भेजना है उसको चांद में। तो चांद जो है वो है यहां से 384,000 किलोमीटर, 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पे। तो अब हम क्या करेंगे कि हम कहेंगे कि चलो हमारा जो अब हमें एक स्थानांतरण कक्षा में डालेंगे। स्थानांतरण कक्षा कैसे होगा कि जो हमारा उपभू है वो हमारा धरती के पास होगा और जो हमारा अपभू है, एपोजी, जो सबसे दूर वाला पॉइंट है, बिंदु,
वो होगा चांद पे। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक और ज्वलन करना पड़ेगा और फिर हम फिर से अपने अंडाकार कक्षा में जो गति के समीकरण है, जो सूत्र हैं, जो हमने कई बार देख लिया ऑलरेडी, उसको लगाएंगे। सबसे पहले तो हम इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हमको क्या करना है, अर्ध दीर्घ अक्ष यानी ए का गणन करते हैं। तो ये क्या है, ये होगा जो भी आपका उपभू की दूरी और अपभू की दूरी और उनका भाग करेंगे 2 से, उनका आधा करेंगे, तो वो हो जाएगा कि वो अपना 3,84,000 को ऐड करेंगे हम 6478। ठीक है, क्योंकि 100 किलोमीटर की ऊंचाई है और हमने पृथ्वी का अर्धव्यास ले रखा है 6378 और उसको बाई 2 करेंगे तो आ जाता है 195239 किलोमीटर। ये हो गया हमारा ए। ठीक है, अब इसके हिसाब से हम देखते हैं कि उपभू पे क्या गति होती है इस कक्षा की। ठीक है, तो इस कक्षा में उपभू पे गति होगी 11 किलोमीटर प्रति सेकंड। फिर से हमको क्या करना है, ए की वैल्यू हमको पता है, म्यू की वैल्यू यहां नीचे आपको दिख रही है, हमें डालनी आर की वैल्यू, और आर जो है उपभू पे कितना है 6478 किलोमीटर। तो उसको सीधे आप इस सूत्र में डालो और आपका वी निकल जाएगा जो आपके उपभू पे है, और वो होगा 11 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसी तरह से हम अब अपभू पे भी इसकी गति निकाल सकते हैं। यहां सिर्फ आर की वैल्यू बदलेगी, आर की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, वही 3,84,000 किलोमीटर, क्योंकि वही दूरी है, और वहां पे हमारी गति हो जाएगी 0.18 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो पहले जब हम निम्न पृथ्वी कक्षा में हमारी गति थी 7.8 किलोमीटर प्रति सेकंड, अब हमारी गति हमें चाहिए 11 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो डेल्टा वी कितना देना पड़ेगा, 11 से हम मतलब माइनस करेंगे 7.8 और हमारा बचेगा 3.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पहला डेल्टा वी तो ये हो गया। ये डेल्टा वी देके ही अब हमारा स्थानांतरण कक्षा अंडाकार दीर्घवृत्त कक्षा प्रारंभ हो गया, जिसका अपभू अब चांद के पास होगा। अब होगा क्या कि जब आप चांद के पास आ रहे हो तो आपकी गति 0.18 किलोमीटर प्रति सेकंड रहेगी? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अब चांद भी तो खींच रहा है, अब आप चांद के गुरुत्वीय क्षेत्र में आ गए हो, अब चांद भी तो आपको अब खींचेगा अपने गुरुत्वाकर्षण से, तो आप गति पकड़ोगे। तो क्या गति होगी आपकी वहां पे? तो ये हमको देखना है कि जो चांद की पलायन गति है ना, पर हमको ये नहीं देखना कि चांद की पलायन गति नहीं होगी, क्योंकि हम अभी 100 किलोमीटर ऊपर हैं। हमें क्या करना है, हमारा मकसद ये है कि इसको एक 100 किलोमीटर की ऊंचाई के वृत्त आकार के कक्षा में हमको डालना है, जिसको हम कहते हैं लूनर ऑर्बिट, या फिर जो चांद कक्षा में डालना है। ठीक है, ये अभी हमारा मकसद है। तो हमें ये देखना है कि 100 किलोमीटर की ऊंचाई पे अगर मान लो कोई चीज वस्तु आपने चांद की तरफ छोड़ा, तो वो 100 किलोमीटर की ऊंचाई पे उसकी क्या गति होगी। तो उसके लिए ये फॉर्मूला है 2μm/r और उसका वर्गमूल है, जो है मतलब चांद पलायन गति का ही फॉर्मूला है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है जो भी मून एस्केप या कोई भी ग्रह की एस्केप वेलोसिटी का। आपको बस आर की वैल्यू पता करनी है। आर की वैल्यू क्या होगी, मतलब चंद्रमा की अर्धव्यास होगा जो था 1737 किलोमीटर, और उसमें हम 100 जोड़ेंगे तो 1837 किलोमीटर, 1837 किलोमीटर उसमें हम डालेंगे तो हमें पता चलेगा कि वहां पे गति होगी 2.31। तो अब पहले तो हमारे जो अंडाकार कक्षा में हम हैं उसकी तो 0.18 किलोमीटर प्रति सेकंड है, उसमें हम जोड़ेंगे 2.31 किलोमीटर प्रति सेकंड, फिर हमारी बनेगी जो भी कुल गति है। अब तो कुल गति हमारी बन जाएगी 2.49 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब 2.49 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आप चांद की तरफ हो। अब जैसे हमने पहले देखा था कि अगर हम 100 किलोमीटर की ऊंचाई पे वृत्ताकार कक्षा में हो तो हमें कितनी गति चाहिए, हमें चाहिए 1.63 किलोमीटर प्रति सेकंड। आपकी गति अभी क्या चली है 2.49। तो फिर से क्या करना पड़ेगा, आपको फिर डेल्टा वी लगाना पड़ेगा, उल्टा ज्वलन, विपरीत ज्वलन, रेट्रो बर्न, और कितना लगाना पड़ेगा, आपको अपनी गति कम करनी पड़ेगी। अगर आपने गति कम नहीं की तो आप चांद को मतलब आप निकल जाओगे आगे, फिर आप मिस कर लोगे चांद को। तो आपको गति कम करनी पड़ती है जब भी, असल में ये हमेशा ही होता है। मंगल ग्रह, मंगलयान में भी यही है, जब आप मंगल के पास पहुंचे तो आपको गति कम करनी पड़ती है, नहीं तो आपकी गति इतनी ज्यादा हो जाएगी, इतनी ज्यादा हो जाती है कि आप उसके गुरुत्व
मतलब क्षेत्र से बाहर निकल जाओगे और फिर पकड़ में नहीं आओगे, तो आप मतलब वहां की यात्रा नहीं कर पाओगे। तो अब आपको क्या करना है कि आपको गति कम करनी है। कितनी कम करनी है? 2.49 माइनस 1.63, तो कितना बचा? 0.86 किलोमीटर प्रति सेकंड का एक और हमको यहां ज्वलन देना पड़ेगा गति कम करने के लिए, तब जाके हम अपने वाहन को बैठा पाएंगे 100 किलोमीटर की ऊंचाई के वृत्त आकार कक्षा में। तो अब हमारा पहला डेल्टा V1 कितना था? 9.3 किलोमीटर प्रति सेकंड, वो था कि हम निम्न पृथ्वी कक्षा में पहुंच जाएं। दूसरा हमने कितना डेल्टा V2 था हमारा, जो दूसरा ज्वलन दिया था हमने, वो दिया था जिससे हम स्थानांतरण कक्षा, दीर्घवृत्त स्थानांतरण कक्षा में पहुंच जाए, जिसको लूनर ट्रांसफर ऑर्बिट कहते हैं, है ना। और वो था 3.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। और तीसरा हमने डेल्टा V दिया है, वो क्यों दिया हमने? वो दिया क्योंकि हमारी गति ज्यादा हो रही है, हमको थोड़ा कम करना है गति, जिससे कि हम 100 किलोमीटर ऊंचाई के वृत्ताकार कक्षा में पहुंच जाएं। ठीक है, जैसे चंद्रयान 2 मिशन में इस तरह से ही चला था। अब हम फाइनली होके अपने वृत्ताकार कक्षा में चल रहे हैं। और अब लास्ट में हम क्या करेंगे, जो हमने ऑलरेडी देखा, अब होमन ट्रांसफर हम करेंगे जिससे कि हम सुगम अवतरण कर सके। तो हमको वहां से, हमने ऑलरेडी देख रखा है कि वो 1.72 किलोमीटर प्रति सेकंड का लगता है। पहले आपको 0.02 किलोमीटर प्रति सेकंड का उल्टा ज्वलन देना पड़ेगा, जिससे आप चांद की तरफ गिरने लग जाओ एक दीर्घवृत्त कक्षा में, जिसका उपभू बिल्कुल चांद के धरातल पे हो। और जैसे आप चांद पे पहुंचोगे आपको 1.7 किलोमीटर प्रति सेकंड का एक और ज्वलन देना पड़ेगा। तो फिर उसको उतारने के लिए 1.72 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो अगर अब ये प्रश्न है कि हमें टोटल कितना डेल्टा V चाहिए, कुल कितना डेल्टा V, कितना गति परिवर्तन चाहिए धरती से चांद पे सुगम अवतरण कराने के लिए, हम इन सबको जोड़ देंगे। डेल्टा V1 प्लस डेल्टा V2 प्लस डेल्टा V3 प्लस डेल्टा V4, और ये कुल आता है 15.1 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो जब हम अपने जो चार्ट्स देखते हैं, जैसे ये आपको विकिपीडिया पे मिल जाएगा ये चार्ट, और ये आपको बता सकते हैं, तो इस तरह से ही इनका गणन होता है। ठीक है, कि कैसे हम धरती से उतरते हैं, तो फिर क्या है, एक डेल्टा V को जोड़ते रहते हैं। तो यहां से आप पूरा सौर मंडल में आपको कहीं से कहीं तक भी जाना हो, तो ये आपको कैलकुलेट करके बता देते हैं। तरीका यही होता है। अब देखना 19-20 का फर्क होगा, क्योंकि कुछ चीजों का थोड़ा कैलकुलेशन इधर उधर हो जाता है। अब जैसे कि हम अगर इनका ये देखें, ये है चंद्रयान मिशन का तरीका, तो वही है, देख सकते हो आप कि पहले उन्होंने एक निम्न पृथ्वी कक्षा में डाला, फिर धीरे धीरे उसका अंडाकार बढ़ाया। अब जैसे कि हमारे जो उदाहरण में हमने एक ही शॉट में हम पहुंच गए चांद पे, पर मैंने जैसा आपको बताया था, ये असल में ऐसे करता नहीं है कोई, क्योंकि कहीं गड़बड़ हो जाए तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। धीरे धीरे करते हैं, तो धीरे धीरे ज्वलन देते रहते हैं, छोटे छोटे ज्वलन देते हैं और अंडाकार कक्षा को बढ़ाते रहते हैं, चांद के पास पहुंचाते हैं। अब एक और चीज देखो यहाँ, जैसे कि हमारे उदाहरण में हमने बिल्कुल चांद को अपभू पे रखा था, सबसे दूर पॉइंट पे, पर इन्होंने क्या कर रखा है यहाँ, उन्होंने कहा नहीं, हम पहले ही पकड़ लेंगे चांद को। तो मतलब उन्होंने इतना बड़ा अंडाकार बनाया जिसका अपभू चांद से भी ऊपर है, और जब वो वाहन जा रहा है तो रास्ते में ही उसने पकड़ लिया। इसलिए आपको कभी 19-20 का फर्क आएगा, पर मोटा मोटा जो हमने गणन किया है वो कैलकुलेशन वही करीब 15 किलोमीटर प्रति सेकंड का होगा, अगर आपने मतलब डेल्टा V का कैलकुलेशन लगेगा, अगर सैद्धांतिक रूप से उतना ही होगा। और फिर आप देख सकते हो कि ये एक बार चांद के पकड़ में आ गया, तो इसको कहते हैं लूनर ऑर्बिट इंसर्जन। लूनर ऑर्बिट इंसर्जन मतलब कि उसको चांद के कक्षा में डालना है। अब हमको यहाँ पे हमने एक डेल्टा V लगाए थे जिससे हमें अपनी गति रोकनी थी, गति रोकी, तो अब वो क्या है, वो धीरे धीरे, पहले अंडाकार कक्षा में, वो धीरे धीरे उसको वृत्त बनाएंगे। ठीक है, वो एक बार में इतना नहीं देते, जैसे मैंने आपको बताया था, एक बार में नहीं करेंगे कि चलो एक बार में उसको वृत्ताकार में डाल दें। वो कहते हैं क्या जरूरत है, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, तो थोड़ा सा दो, धीरे धीरे वो अंडाकार कक्षा में, अंडाकार कक्षा को वृत्त बनाते रहेंगे, रेट्रोफायर देते रहेंगे, उल्टा ज्वलन देते रहेंगे, रोकते रहेंगे वाहन को कि वो अब धीरे से अपने वृत्ताकार में आ जाए। और आखिर में आप देखोगे कि ये जो लैंडिंग है ये बिल्कुल होमन ट्रांसफर ही है, होमन स्थानांतरण ही है। अब जब हम होमन स्थानांतरण की बात करते हैं, असल में होता क्या है कि वो, जैसे हमने कहा था कि ज्वलन जो है ना, जैसे 100 किलोमीटर के आप वृत्ताकार में हो चांद के ऊपर, और हमने कहा ज्वलन ऐसा दो कि बिल्कुल उसका उपभू है वो बिल्कुल चांद के धरातल पे आए, पर असल में ऐसा कोई करेगा नहीं। क्यों नहीं करेगा?
तो इसमें यह है कि मान लो यहां देखो आपको कितना देना है, आप चल रहे हो 1.63 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आप जा रहे हो इस कक्षा में, और आपने सिर्फ 0.02 किलोमीटर प्रति सेकंड का मतलब विपरीत ज्वलन देना है, सिर्फ 20 मीटर प्रति सेकंड। आपको सिर्फ अपना गति 20 मीटर कम करना है। मान लीजिए आपने 20 मीटर की जगह 30 मीटर पर कम कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा कि जो आपका उपभू है ना वो सीधे चांद को लगेगा, वो सीधे आपका जो वाहन है वो सीधे चांद में क्रैश हो जाएगा, उसका दुर्गम अवतरण हो जाएगा, हार्ड लैंडिंग हो जाएगा और आपका मिशन असफल रहेगा, फेल हो जाओगे। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, वो हमेशा चांद को नहीं छू दे, वो कम से कम जो उसका उपभू है वो धरातल के करीब 10 से 15 किलोमीटर कम से कम ऊपर रखते हैं, ठीक है, 10 से 15 किलोमीटर। तो जो आखिरी पोर्शन है, और दूसरा कारण क्या है इसका कि मान लो आपने सही किया भी, पर चांद में भी पहाड़ होते हैं, और ये हुआ है सोवियत संघ वालों के साथ कई बार हुआ है कि उनके वाहन तो मतलब कि किसी पहाड़ पे लग गए, क्योंकि वहां का उनको इतना आइडिया नहीं है कि चांद पे क्या है, वो जितना भी दूरबीन से देखना चाहें पर कैसे पता चलता है, तो उनके कई वाहन तो पहाड़ों में टकरा के खत्म हो गए थे। तो पहाड़ भी हो सकते हैं, आपने तो अपना पूरा हिसाब किताब किया। अब जैसे अगर हम मतलब कि पृथ्वी जैसा कोई ग्रह हो तो फिर आसान है, क्योंकि यहाँ समुद्र इतने हैं ना, तो कहते हैं समुद्र पे तो सब सपाटी है, कोई पहाड़ नहीं आता यार, समुद्र पे उतार दो, पर चांद में समुद्र भी नहीं है इस तरह से। तो इनको क्या करना पड़ता है, 15 किलोमीटर करीब ऊंचा रखते हैं ये, और वहां से 15 किलोमीटर वहां पे वो देते हैं विपरीत ज्वलन, और वहां से लैंडिंग शुरू होती है उसकी, और उसको कहते हैं पावर्ड डिसेंट। पावर्ड माने ऊर्जावान और अवतरण हो रहा है, कहने का मतलब ये नहीं कि वो पत्थर के माफिक गिरे। तो ये सबसे डेडली पीरियड होता है, सबसे कठिन पीरियड होता है, और शायद इसी पीरियड में था, इसी वक्त था जब वो चंद्रयान 2 का कुछ गड़बड़ हो गया, कहीं लग गया होगा वो, और वहां से सूचना भेजना बंद कर दिया, वहीं असफल हुआ। तो उसको पावर्ड डिसेंट कहते हैं। इसकी ऊंचाई करीब 10 से 15 किलोमीटर होती है। तो इस प्रकार से आपका चलता है, ठीक है, सुगम अवतरण। और जैसे हमने इस उदाहरण में देखा, चंद्रयान 2 का ही हमने उदाहरण देखा है, और चांद ही मतलब सबसे अच्छा उदाहरण है, क्योंकि वहां कोई हवा नहीं है, तो आपको जो भी करना है रॉकेटरी द्वारा ही करना है। रॉकेटरी ही नहीं, ये पूरा टेक्नोलॉजी, दुनिया की टेक्नोलॉजी में ये जो विधि है ये सबसे कठिन विधि है, और इस पे मतलब मास्टरी पाना सबसे कठिन होता है, ठीक है, क्योंकि आपको आइडिया आना चाहिए कि मतलब कि ये कितनी गति को हम रोक रहे हैं, है ना, कितना वेग रोकना पड़ रहा है हमको, कितना मोमेंटम हमको रोकना पड़ रहा है, कितना मतलब ऊर्जावान हमको हमारा वाहन होना चाहिए, और उसमें आपके कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ बहुत ही अच्छे होने चाहिए। तो ये था पाठ मतलब सुगम अवतरण का। तो इसमें फिर हमने देखा कि कैसे हम फिर से होम एंड ट्रांसफर का ही इस्तेमाल करते हैं, पर थोड़ा उल्टा, कि मतलब कि बड़े वृत्त से हम छोटे वृत्त में लाते हैं, ठीक है, और जहां हमारा पहला ज्वलन होगा उसके बिल्कुल मतलब ऑपोजिट, मतलब कि चांद के एक पॉइंट के ऊपर क्या है, तो चांद के पल्ली तरफ पे आपका अवतरण होता है, ठीक है, ये हमेशा होता है। तो ये था मतलब कि बिना वायुमंडल का कैसे सुगम अवतरण होता है। और फिर हमने ये भी देखा कि कैसे मतलब कि डेल्टा वी का गणन होता है। ये बड़े बड़े मिशनों में हमने चंद्रयान 2 का डेल्टा वी का गणन किया, और वो आया 15.1 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो इससे मतलब आइडिया आता है कि मतलब कि कितना आपको ईंधन की जरूरत है, ठीक है। और तो ये भी बता दें कि जैसे कि जब ये मिशन जब प्लानिंग होती है इनकी, तो रॉकेट की बनावट उल्टे से होती है। तो पहले जो आपका वाहन है, जो फाइनली जाके आपका जो चांद का वाहन है, जो भी आपको चांद पे वाहन उतारना है, उसका कितना वजन है, तो उसका मान लो कुछ वजन है, उससे फिर कैलकुलेट किया जाता है, उल्टा गणन किया जाता है कि ठीक है, तो फिर वो जो वाहन है जो चांद की कक्षा में होगा उसका कितना वजन होगा, फिर वो कैलकुलेट होता है, तो फिर उसकी बनावट होती है। फिर उससे उल्टा नेक्स्ट थिंग, तो वो डेल्टा V4 था। अब हम डेल्टा V3 पे आते हैं। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि चलो अब हम अपना ट्रांसफर ऑर्बिट में हैं, है ना, जो चांद का जो स्थानांतरण कक्षा थी अंडाकार, उसका क्या बनावट होना चाहिए वाहन का, क्योंकि अब उसको हमको रोक के उसको हमको चांद की कक्षा में डालना है। तो फिर वहां से ये पता चलता है, और फिर ऐसे उल्टा कर करके ये पता करते हैं डेल्टा वी कौन को कितने कितने लग रहे हैं, तब जाके वो पता करते हैं कि धरती पे रॉकेट में कितना ईंधन चाहिए, कितना तगड़ा होना चाहिए। तो ये उल्टे हिसाब से चलता है। तो वो भी हमने इस पाठ में देख लिया। तो ये था पाठ हमारे सुगम अवतरण। बहुत ही मतलब दिलचस्प विषय है ये,
और मतलब काफ़ी गर्व की बात है कि मतलब इसरो ने मतलब ये अटेम्प्ट किया है और ज़रूर वो दोबारा करेंगे तो इसमें भी सफलता पाएंगे। मतलब ये वाकई में दिखाता है कि आप दुनिया में किसी से कम नहीं हो, रॉकेटरी के इंजीनियरिंग में ही नहीं, दुनिया के किसी इंजीनियरिंग में। क्योंकि अगर आपका देश ये कर सके तो इसका मतलब है कि आपका देश कोई भी टेक्नोलॉजी बना सकता है, कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस पार्ट में हमने देखा था कि अवतरण कैसे होता है बिना वायुमंडल के ग्रह पे। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि जब वायुमंडल होता है तो फिर अवतरण कैसे होता है, यानी कि जैसे कि हमारे धरती, अगर कोई अंतरिक्ष विमान को वापस धरती पे उतरना हो तो उसके पीछे क्या तकनीक होते हैं। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं एटमॉस्फेरिक री एंट्री, या फिर हम कह सकते हैं इसको पुनः प्रवेश कैसे होता है अंतरिक्ष वाहनों का। नमस्ते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने कुछ सीखा, कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।